हैं। इससे पहले हमने ब्लीडिंग डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो ब्लीडिंग को ओवर हेमियोस्टेसिस के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था ब्लड वेजल्स, ठीक है, और उसके बाद प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर। ब्लड वेजल्स के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर इसके अंदर पैथोलॉजी होगी तो हेरिडेटरी हो सकती है, जैसे हेरिडेटरी टेलेंजिक्टेशिया। दूसरा हमने पढ़ा कि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे मार्फन सिंड्रोम, एहलर-डनलेस सिंड्रोम, ठीक है, और ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ये चीज़ें हो सकती है। या कोई ड्रग हो सकती है जैसे स्टेरॉइड्स हो सकती है, या विटामिन सी की कमी स्कर्वी हो सकती है, या वास्कुलाइटिस हो सकती है जैसे पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा, ठीक है, ये चीज़, या कोई इन्फेक्शन हो सकता है। प्लेटलेट के अंदर हमने पढ़ा कि क्या हो सकता है, इसकी क्वालिटी की डिफेक्ट हो सकती है और इसकी क्वांटिटी की डिफेक्ट हो सकती है। क्वालिटी में हमने कहा कि इसके ऊपर जो रिसेप्टर है उसके अंदर डिफेक्ट हो सकती है, या कोई ड्रग जैसे एस्पायरिन इसकी क्वालिटी को ख़राब करती है। क्वांटिटी के अंदर हमने पढ़ा कि या इसकी डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगी, डिस्ट्रक्शन जैसे इम्यून डिजीज़ की वजह से, जैसे SLE, या किसी ड्रग की वजह से, ठीक है, ये हो सकती है, या हाइपरस्प्लिनिज्म की वजह से। और फिर हमने कहा कि या इसकी प्रोडक्शन कम होगी, इसकी प्रोडक्शन एनीमिया की वजह से कम हो सकती है, एनाप्लास्टिक की वजह से हो सकती है, ड्रग की वजह से हो सकती है, एंटी कैंसर ड्रग से, या मुख्तलिफ थायज़ाइड ड्रग से हो सकती है, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में हमने पढ़ा कि क्लॉटिंग फैक्टर किस चीज़ वजह से हो सकती है, वोन विलेब्रेंट डिजीज़ हो सकती है, या CLD हो सकती है, ठीक है, या और भी कई काजेज़ हो सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये तमाम काजेज़ क्या कर सकते हैं, हमारे पास ब्लीडिंग डिसऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो जनाब अब आते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर के क्लिनिकल फीचर्स की तरफ। ये जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो ये हमें 3 जगहों पर मिलेगी। या तो ये ब्लीडिंग स्किन के अंदर होगी, ठीक है, ब्लीडिंग इनटू स्किन, ठीक है, या ये ब्लीडिंग क्या होगी, हमारे बॉडी की ओरिफाइस से गुजरेगी, यानी हमारी बॉडी की से जो ओपनिंग है उस ओपनिंग से क्या होगी, उस ओपनिंग से ब्लड निकलेगी। या क्या होगा, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी और सर्जरी, इंजरी या सर्जरी के बाद जो हमारा ब्लीडिंग होगा वो स्टॉप नहीं होगा, तो इसे हम कहेंगे ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है। अब जनाब आती है सबसे पहले स्किन के ऊपर, ठीक है। स्किन के ऊपर अगर पिन पॉइंट ब्लीडिंग हो, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे पिटेकी, ठीक है, या लेस देन 1 सेंटीमीटर उसका साइज़ हो तो इसे हम कहेंगे परपोरा, ठीक है। और ये अगर इसकी साइज़ मोर देन 1 सेंटीमीटर हो तो इसे हम कहेंगे इक्कीमोसिस, ठीक है। तो स्किन पर जनाब हमें 3 किस्म की ब्लीडिंग मिल सकती है, पिटीकी, परपोरा, इक्कीमोसिस। ये पिटीकी पिन पॉइंट ब्लीडिंग होगी, परपोरा लेस देन 1 सेंटीमीटर होगा, और इक्कीमोसिस मोर देन 1 सेंटीमीटर हो सकती है। अब जनाब ये पिटीकी और परपुरा ये हमें कब मिलेगी, जब हमारे वेजल वॉल के अंदर और प्लेटलेट के अंदर डिफेक्ट होगा, तो कब क्या बनेगा, तब पिटीकी और परपुरा बनेगा। जब भी क्लॉटिंग फैक्टर के अंदर डिफेक्ट होगी, ठीक है, तो बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर इक्कीमोसिस मिलेगी, ठीक है। अब डिफरेंट बुक्स में अगर आप देखें तो वहाँ पर इसके लिए एक लफ्ज़ लिखा होता है, उसे कहते हैं नॉन ब्लांचेबल रैश, ठीक है। नॉन ब्लांचेबल रैश का मतलब क्या है, अगर आप देखें किसी जगह पर क्या हो गई है, रैश हो गई है, और अगर आप इसको अपनी अंगूठे से दबाएं या किसी और चीज़ के ऊपर दबाएं तो ये क्या होती है, वो ख़त्म हो जाती है, वो फैल जाती है, वो जगह पीली पड़ जाती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ब्लैंचेबल रैश। और अगर आप किसी इसके ऊपर अंगूठे से या किसी और, या ग्लास टेस्ट से या किसी चीज़ से इसके ऊपर प्रेशर डालें तो ये क्या होगी, ये अपनी जगह से नहीं चली जाएगी और ये फैलेगी नहीं, इसलिए हम इसको कहते हैं द नॉन ब्लैचेबल रैश, ठीक है। जो
प्रेशर से चला जाए उसे हम कहेंगे ब्लेंचेबल, और जो न चला जाए उसे हम कहते हैं नॉन ब्लेंचेबल। ठीक है, तो ये जो ब्लड वेजल की ये स्किन के ऊपर ये ब्लीडिंग होगी, ये कौन सी रैश होगी? दे आर नॉन ब्लेंचेबल रैश। ठीक है, ब्लीडिंग फॉर बॉडी ओरिफाइस से कहाँ से निकल सकती है? हमारे नोज से, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम एपिस्टेसिस कहते हैं। हमारी गम से जो स्कर्वी के अंदर निकलती है, जीआईटी से ब्लीडिंग हो सकती है। हेमाचूरिया ब्लड इन यूरिन, हेमोप्टाइसिस ब्लड इन स्पूटम। ठीक है, और फीमेल के से पर वेजाइनल ब्लीडिंग, जैसे फॉर एग्जांपल मेनोरेजिया ये हम इंशाल्लाह गायनी के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आप ये याद रखें कि मेनोरेजिया उसे कहते हैं कि अगर जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या होगी? वो नॉर्मल होगी, लेकिन उसके अंदर क्या होगी? जो ब्लड होगी उसकी मकदार मोर देन 80 ml होगी। ठीक है, नॉर्मली लेस देन 80 ml, यानी 40 to 80 ml ब्लड हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर लॉस होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है जो पीरियड होगा वो पीरियड नॉर्मल होगा, लेकिन उसके अंदर जो ब्लीडिंग होगी वो क्या होगी? वो मोर देन 80 ml होगी। या दूसरी तारीफ आप इसकी इस तरह याद कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्मल ब्लीडिंग 3 to 5 डेज तक होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगी? अगर किसी पेशेंट का 21 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो इसके अंदर जो ब्लीडिंग होगी वो तकरीबन 5 से ऊपर होगी, तकरीबन 8 डेज तक होगी। ठीक है, इसके अलावा और भी कई कंडीशन है, जैसे पोलीमिनोरेजिया, ओलिगोमिनोरिया, मेट्रेजिया। ठीक है, ये हम इंशाल्लाह उधर पढ़ेंगे, लेकिन मेनोरेजिया का ये तारीफ यहाँ तक काफ़ी था। ठीक है, अब जनाब यहाँ पर $1 मिलियन कंसेप्ट लिखा हुआ है कि आप उसको अगर देखें तो ब्लीडिंग फ्रॉम एनी साइज, एनी साइड, फर्स्ट कंसिडर दैट इट इज़ द ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अगर किसी भी जगह से ब्लड निकल रहा है तो आपने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले ब्लीडिंग डिसऑर्डर के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, और प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग एंड आफ्टर इंजरी एंड सर्जरी हो सकती है, किसी भी सर्जरी के बाद, किसी भी ट्रामा के बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इट इज़ अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स में हमने 3 चीज़ों को पढ़ा कि ब्लीडिंग इनटू स्किन हो सकती है, ब्लीडिंग फ्रॉम बॉडी ओरिफाइस हो सकती है, और ट्रामा और सर्जरी के बाद ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, अब जनाब अगर ये ब्लीडिंग हो गई, ठीक है, तो अब इस ब्लीडिंग के लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है, अब ये जो तम ऊपर साइन सिम्टम्स हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत सी डिजीज़ों में मिलेगी। अब इसको क्लासिफाई करने के लिए, ब्लीडिंग डिसऑर्डर को क्लासिफाई करने के लिए, इसको समझने के लिए, डायग्नोस करने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिस इन्वेस्टिगेशन का नाम क्या है? कोगुलेशन प्रोफाइल, जिसके अंदर हम चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, पहली चीज़ क्या है? प्लेटलेट काउंट। सबसे पहले हम पेशेंट की प्लेटलेट काउंट देखेंगे, जो आपको पता है हम CBC के ऊपर देख सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर देख सकते हैं। प्लेटलेट की जो नॉर्मल काउंट है जनाब वो है 1,50,000 से लेके 4,50,000 माइक्रोलीटर है। ठीक है, पर माइक्रोलीटर है। तो जनाब इसकी ये जो नॉर्मल वैल्यू है, अगर आप किसी पेशेंट में ब्लीडिंग डिसऑर्डर चल रहा है और उसमें आप देखें कि उसकी प्लेटलेट की काउंट क्या है? डाउन है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्वांटिटेटिव प्लेटलेट डिफेक्ट्स मौजूद हैं, जिसे हमने पहले पढ़ा था कि क्वांटिटेटिव कब होगी? जब या तो प्रोडक्शन कम होगी और या डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, अब जनाब आते हैं ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम क्या चीज़ है? जिसको हम BTB कहते हैं। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम नॉर्मली 2 to 7 मिनट है। ये नॉर्मल वैल्यू याद करना बहुत ज़रूरी है। द नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम इज़ 2 to 7 मिनट है। ठीक है, ये किसी लैब का टेस्ट नहीं है, ये आप बेड साइड पर कर सकते हैं। इट इज़ अ बेड साइड टेस्ट। जनाब इसके बारे में लिखा गया है कि इट इज़ अ टाइम टेकन बाय द ब्लड टू स्टॉप ब्लीडिंग आफ्टर स्किन पंक्चर। आप इस तरह कर सकते हैं कि आप पिन ऑफ द ईयर
फॉर एग्ज़ाम्पल ये एयर है, एयर के इस पिना के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा गर्म करें अपने हाथों से, फिर किसी शार्प शीट से, निडल से या किसी लेंसेट से आप इसके ऊपर प्रेक करें। जितनी टाइम में ये ब्लड क्या हो गई, ये ब्लड स्टॉप हो गई, उसी को हम कहेंगे ब्लीडिंग टाइम। ठीक है, अगर किसी पेशेंट के अंदर ये ज़्यादा हो, ठीक है, अगर किसी पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा हो, मोर देन 2 और मोर देन 7 मिनट हो, ठीक है, तो इसके अंदर दो डिफेक्ट हो सकते हैं। या इसके अंदर वेजल वॉल डिफेक्ट है, ठीक है, या इसके अंदर प्लेटलेट डिफेक्ट है। प्लेटलेट डिफेक्ट कौन सी, या इसके अंदर क्वालिटी की डिफेक्ट है या इसके अंदर क्वांटिटी की डिफेक्ट है। दोबारा दोहराता हूँ कि अगर किसी पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग है, मोर देन 7 मिनट है, तो दो ही डिफरेंशियल डायग्नोस हो सकते हैं, या वेजल वॉल के अंदर डिफेक्ट है या प्लेटलेट के अंदर डिफेक्ट है। प्लेटलेट के अंदर कौन सी डिफेक्ट हो सकती है, या क्वांटिटी की डिफेक्ट हो सकती है और या क्वालिटी की डिफेक्ट हो सकती है। ठीक है, अब जनाब आते हैं तीसरी टेस्ट के ऊपर। तीसरी टेस्ट को हम कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर, इसका जो सिंबल है वो है CT, इसका है BT और इसका है CT। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो है लेस देन 5 मिनट, ठीक है, जो इसका एवरेज है, और इसका जो नॉर्मल है 2 to 7 मिनट है। ठीक है, ये भी जनाब बेड साइड टेस्ट है। ठीक है, आप इस तरह कर सकते हैं, हम लैब में इस तरह करते थे कि सबसे पहले आप एक स्लाइड लें, स्लाइड के ऊपर एक 1 ड्रॉप क्या डालें, ब्लड डालें, और उसको स्टॉप वॉच लगा लें। जब भी ये ब्लड क्लॉट हो जाए, ठीक है, यहाँ पर ये ब्लड क्लॉट हो जाए जितनी टाइम में, उसे कहते हैं ब्लीडिंग टाइम। लेकिन इसके मुख्तलिफ़ तरीक़े, हर कोई अपना तरीक़ा इस्तेमाल करता है। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जिस साइड पर आपने पंक्चर किया है उसी को आप देख लें, उसी पंक्चर के ऊपर जब क्लॉट बन जाए तो ये आपका क्लॉटिंग टाइम है। ठीक है, इट इज़ अ टाइम टेकन बाय द ब्लड टू क्लॉट इन विट्रो। बॉडी के आउटसाइड के ऊपर जितनी जब भी ब्लड क्लॉट हो जाए तो ये आपका ब्लीडिंग टाइम है। ठीक है, अब जनाब अगर किसी पेशेंट में ये क्लॉटिंग टाइम मोर देन 5 मिनट हो जाए, ठीक है, तो हमें क्या कंसिडर करना चाहिए, हमें ये कंसिडर करना चाहिए कि ये क्या है, दैट इज़ अ क्लॉटिंग फैक्टर डिफेक्ट। ठीक है जी, अब क्लॉटिंग टाइम C एंड क्लॉटिंग फैक्टर C, तो आपने इस C और C को नहीं भूलना है। ठीक है, आते हैं फोर्थ इन्वेस्टिगेशन की तरफ। फोर्थ इन्वेस्टिगेशन में हम पढ़ेंगे प्रोथ्रम्बिन टाइम। ठीक है, प्रोथ्रम्बिन टाइम के अंदर क्या होती है, हम चेक इंटीग्रिटी ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, एक्सट्रिंसिक पाथवे के बारे में हमने कहा था कि बाहर से कोई चीज़ आएगी और इसी पाथवे को रन करेगी, तो उसके अंदर क्या था, पहले हमने पढ़ा कि जब भी इंटरल्यूकिन 8 एंडोथेलियल सेल से रिलीज़ होती है और साथ ही क्या होता है, एक टिश्यू फैक्टर भी रिलीज़ होता है, और ये टिश्यू फैक्टर क्या करता है, ये जो फैक्टर नंबर 7 है, 7 को 7A के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो जनाब प्रोथ्रम्बिन टाइम जो है ये हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, ये हमें एक्सट्रिंसिक पाथवे के बारे में बताता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, प्रोथ्रम्बिन टाइम क्या चीज़ है, इट इज़ अ टाइम टेकन बाय द ब्लड टू क्लॉट इन विट्रो बाय एडिंग टिश्यू फैक्टर। इसी के अंदर हम क्या करते हैं, हम टिश्यू फैक्टर मैनुअली हम ब्लड के साथ टिश्यू फैक्टर को ऐड करते हैं और देखते हैं कि कितनी टाइम के अंदर ये ब्लड क्लॉट होता है। ठीक है, इसका जो नॉर्मल टाइम है वो है 13 सेकेंड। ठीक है, अब जनाब एक और चीज़ आपको तंग ना करे उसके लिए यहाँ लिखा है INR, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो। इसका मतलब ये है, यानी PT या INR, अक्सर आपने देखा होगा कि पेशेंट को कहते हैं PT INR। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशो का मतलब ये है कि हम इसको इस तरह मालूम करते हैं कि पेशेंट की PT लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 13 सेकेंड है, और नॉर्मल PT अगर ले तो वो 13 सेकेंड है, दोनों को डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू आती है 1।
यानी नॉर्मल INR नॉर्मल हमारे साथ 1 होगा। जब भी मोर देन 1 होगा तो इट मीन्स कि यहाँ पर एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर डिफेक्ट मौजूद है, ठीक है। अब जनाब आते हैं फिफ्थ इन्वेस्टिगेशन की तरफ। तो फिफ्थ इन्वेस्टिगेशन को अगर आप देखें तो दिस इज़ APTT, दिस इज़ एक्टिवेटेड पार्शल प्रेशर थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम इंट्रिंसिक पाथवे को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। PT के अंदर एक्सट्रिंसिक पाथवे और किस तरह और APTT के अंदर हम इंट्रिंसिक पाथवे को इंटीग्रेट करेंगे। इससे पहले अगर आपको थोड़े रिकॉल में करूं, जब भी हमने कहा था कि हमारा जो फैक्टर नंबर 12 है जिसको हैगमैन एक्टिवेटर फैक्टर कहते हैं, जब भी वो कहाँ से गुजरेगा, ब्लड वेजल से गुजरेगा और वहाँ पर एंडोथेलियल की इंजरी देखेगा, तो वहाँ का एंडोथेलियल का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वहाँ के कोलाजिन से इसकी क्या होगी, इससे मुलाकात होगी और उसके बाद ये क्या करेगा, ये 12A के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इस टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, इस टेस्ट के अंदर हम जो ब्लड लेते हैं उस ब्लड के साथ केवलिन एंड सेफालिन को ऐड करते हैं, ठीक है। ये केवलिन और सेफालिन क्या चीज़ है, दे आर द बेसमेंट मेम्ब्रेन कोलाजिन, ये वही बेसमेंट मेम्ब्रेन कोलाजिन है, ठीक है। इसको ऐड करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये ब्लड कितने टाइम में क्लॉट होता है। इसकी जनाब जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 33 सेकेंड। अब इसी कोलिन और सेफालिन की ऐड करने की वजह से इसका एक दूसरा नाम भी पड़ गया है। अगर आप कुमार क्लार्क कार को उठाए तो उसके अंदर भी और डेविडसन के अंदर भी ये बात लिखी गई है कि इसका दूसरा नाम जो है वो है KCCT, यानी केवलिन सेफालिन क्लॉटिंग टाइम, ठीक है। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 33 सेकेंड, ठीक है। अब जनाब आते हैं सिक्स्थ इन्वेस्टिगेशन की तरफ। सिक्स्थ इन्वेस्टिगेशन जो है वो है थ्रम्बीन टाइम, ठीक है जी। थ्रम्बीन टाइम की जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 11 सेकेंड, ठीक है। थ्रम्बीन टाइम के अंदर हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं फाइब्रिनोजेन को चेक करते हैं। इट इज़ अ टाइम टेकन बाय द ब्लड टू क्लॉट इन विट्रो बाय एडिंग थ्रम्बीन, हम थ्रम्बीन को ऐड करते हैं। इफ समवन प्रेजेंट विद अ ब्लीडिंग टेंडेंसी, ओनली एबनॉर्मेलिटी इन कोagulation प्रोफाइल। अच्छा, ये तो और बात है। अब जनाब ये बात लिखी गई है यहाँ पर कि अगर किसी पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी चल रही हो, ठीक है, और उसका सिर्फ और सिर्फ ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा है, आपने कोagulation प्रोफाइल की, आपने क्या मालूम किया, आपने BT मालूम की, CT मालूम की, PT मालूम की, APTT मालूम किया आपने, ठीक है। आपने प्लेटलेट के काउंट को देखा और आपने थ्रम्बीन टाइम को देखा, लेकिन इन तमाम इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपको सिर्फ एक ही चीज़ मिली कि वो क्या थी, वो ब्लीडिंग टाइम थी। बाकी सारे नॉर्मल थे, CT भी नॉर्मल था, PT भी नॉर्मल था, प्लेटलेट भी नॉर्मल था, APTT भी नॉर्मल था, लेकिन सिर्फ BT ज़्यादा थी, ठीक है, ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा था। तो आपके पास दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या जनाब होगा ये वेजल वॉल डिफेक्ट, या ये होगी क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिफेक्ट। दोबारा दोहराता हूँ, अगर किसी पेशेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा है, बाकी सारे पैरामीटर नॉर्मल है, तो आपके जहन में दो डिफरेंशियल डायग्नोज आने चाहिए, एक वेजल वॉल डिफेक्ट और दूसरा क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिफेक्ट। अब जनाब इन दोनों के अंदर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे एक इन्वेस्टिगेशन को, ठीक है। उसको कहते हैं कैपिलरी फ्रेजिलिटी टेस्ट, CFT, ठीक है।
कैपिलरी फ्रेजिलिटी टेस्ट जो है ये भी बेड साइड वाला टेस्ट है, यानी ये बेड साइड पे खड़े होके हम ये कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक टर्निक्वेट लेंगे या कोई और चीज़ लेंगे, एक टाइट बैंड लेंगे और पेशेंट की आर्म की सरकमफ्रेंस से इसको टाइटली क्या करेंगे, बांधेंगे। कितने टाइम के लिए, 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट के लिए जब हम इसको बांधेंगे टाइटली और जब हम इसको रिमूव करेंगे तो अगर इसी बैंड की नीचे कलेक्शन ऑफ ब्लड होगा तो इट मीन्स कि वेजल वॉल की डिफेक्ट मौजूद है। अगर इसकी नीचे वेजल वॉल की डिफेक्ट मौजूद नहीं है, यानी क्या है, ये नॉर्मल है, तो फिर हम क्या सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि यहाँ पर प्लेटलेट की क्वालिटी की डिफेक्ट मौजूद है। अब दो ही क्वालिटी डिफेक्ट हो सकता है, या तो इसके रिसेप्टर का डिफेक्ट हो सकता है और या स्टोरेज फाउल डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, रिसेप्टर का डिफेक्ट अगर होगा, आपको पता है कि प्लेटलेट के ऊपर दो ही रिसेप्टर मौजूद है, एक को हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 1b, ठीक है, जो किस चीज़ के लिए मौजूद है, जो वॉन विलिब्रेंड फैक्टर के लिए मौजूद है। दूसरा रिसेप्टर जो है वो है ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a, ठीक है, ये किस लिए है, ये फाइब्रिन के लिए है। तो जब इन दोनों के अंदर डिफेक्ट होगा तो इसके लिए हम आगे जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसे हम कहते हैं फ्लो साइटोमेट्री। ठीक है, और अगर हमने कहा था जब भी प्लेटलेट एंडोथेलियल सेल से इसकी एडहेजन होती है तो ये क्या होता है, ये इसकी जब एडहेजन हो जाती है तो ये एक्टिवेट होता है। एक्टिवेशन के अंदर ये क्या करता है, एक तरफ एडीपी को रिलीज़ करता है और दूसरा फास्फोलाइपेज A2 को एक्टिवेट करता है। ठीक है, जिससे आगे एराशिडोनिक मेटाबोलाइज बनती है और थ्रोम्बोक्सिन A2 बनता है। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, प्लेटलेट एडीपी बनाता है। अगर प्लेटलेट के अंदर एडीपी की डिफिशिएंसी हो, एडीपी ना बने, तो इसको हम कहते हैं स्टोरेज बाउल डिजीज़। ठीक है, तो स्टोरेज बाउल डिजीज़ की आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए हम करेंगे साइटोकेमिस्ट्री। ठीक है, दोबारा दोहराता हूँ कि अगर किसी पेशेंट में आपने क्लॉटिंग फैक्टर या क्लॉटिंग प्रोफाइल की और तमाम पैरामीटर्स नॉर्मल आए लेकिन सिर्फ पीटी आपके साथ प्रोलॉन्ग आई, तो दो ही डिफरेंशियल डायग्नोज हो सकते हैं, या वेजल वॉल डिफेक्ट होगा या प्लेटलेट के अंदर क्वालिटी वाला डिफेक्ट होगा। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम कैपिलरी फ्रेजिलिटी टेस्ट करेंगे, पेशेंट के आर्म से टाइट बैंड लगाएंगे, उसकी 5 मिनट वेट करेंगे। अगर पेट की नीचे हम देखें तो क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ब्लड होगा, अगर तो ये होगा वेजल वॉल डिफेक्ट, अगर ये नॉर्मल होगा तो ये होगा क्वालिटी वाला डिफेक्ट। अब ये दो हो सकते हैं, रिसेप्टर डिफेक्ट हो सकते हैं या स्टोरेज बाउल डिजीज़ हो गया। रिसेप्टर डिफेक्ट के लिए हम आगे फ्लो साइटोमेट्री करेंगे और स्टोरेज बाउल डिजीज़ के लिए आगे हम साइटोकेमिस्ट्री करेंगे। रहीम, अब हम पढ़ेंगे आईटीपी के बारे में या आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपोरा। ठीक है जनाब, आईटीपी क्या चीज़ है, ये एक इम्यून मेडिएटेड डिजीज़ है जिसके अंदर क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम ख़राब होता है और जिसके अंदर क्या होती है, प्लेटलेट के सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर हैं उस रिसेप्टर के ख़िलाफ़ एंटीबॉडी बन जाती है, ऑटो एंटीबॉडी बनती है। कौन सी एंटीबॉडी बनती है जनाब, आईजीजी एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, और जब भी इसके ख़िलाफ़ हमारी एंटीबॉडी बनती है तो क्या होता है, जब भी ये एंटीबॉडी हम और ये इस प्लेटलेट के साथ मिल जाता है, जब ये कंपोनेंट हमारे स्प्लेनिक मैक्रोफेज से गुज़रता है तो ये उसकी डिस्ट्रक्शन करता है। तो इसे कहते हैं जनाब आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपोरा। दोबारा बता देता हूँ कि आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपोरा के अंदर हमारे प्लेटलेट के रिसेप्टर की ख़िलाफ़ ऑटो एंटीबॉडी बन जाती है। जब ये हमारे स्प्लीन से गुज़रता है, हमारा स्प्लीन के मैक्रोफेज इसको पकड़ लेते हैं और इसकी डिस्ट्रक्शन करवाते हैं। ठीक है,
आईडीपी आपको पता है कि प्लेटलेट के ऊपर दो ही रिसेप्टर मौजूद है, एक को कहते हैं GP1B जो वोन विली ब्रांड फैक्टर के लिए है और दूसरा है GP2B3A जो फाइब्रिन के लिए मौजूद है। अब जनाब ये जो आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपोरा है ये 2 टाइप का है, एक को कहते हैं हम एक्यूट और दूसरे को कहते हैं हम क्रॉनिक। ठीक है, ये जो एक्यूट है ये चिल्ड्रन में होगा, ठीक है जी, और पोस्ट वायरल इन्फेक्शन या अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की जो है या एप्स्टन बार वायरस के है इसके अंदर होगा। किसी भी चिल्ड्रन के अंदर वायरल इन्फेक्शन के बाद होगा, लेकिन ये जो एक्यूट आईटीपी है दिस इज़ अ सेल्फ लिमिटिंग और ये तकरीबन 2 वीक से पहले बॉडी के अंदर खुद ही रिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो जनाब इसका मतलब ये हुआ कि ये ख़ुद बहुत ठीक होने वाली डिज़ीज़ है, तो अब एक्यूट पर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब जनाब आते हैं क्रॉनिक की तरफ। क्रॉनिक को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, एक तो को कहते हैं प्राइमरी और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी। किसी भी डिजीज़ के अंदर अगर आपको ये क्लासिफिकेशन मिले कि ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है तो इट मीन्स कि ये जो प्राइमरी है ये आइडियोपैथिक है, इसका काज मालूम नहीं है, और जो सेकेंडरी है इट मीन्स कि ऑलरेडी एक डिज़ीज़ चल रही है जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ अकर हुई है। ठीक है, तो प्राइमरी आईटीपी जो है ये भी आइडियोपैथिक है, कोई अंडरलाइनिंग काज मालूम नहीं होगी। ठीक है जनाब, ये जो पेशेंट हमारे पास रिप्रेजेंट करेगी तो वो क्या होगी 30 to 50 ईयर एज होगा, मतलब ये कि ये इसका पीक एज होगा। पीक एज का मतलब ये है कि ये 30 से नीचे भी हो सकता है, 50 से ऊपर भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है 30 और 50 के अंदर होता है। ठीक है, फ़ीमेल इंटू मेल रेशो अगर देखा जाए तो 3:1 है, फ़ीमेल में सबसे ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं। ठीक है, अब आते हैं जनाब क्रॉनिक सेकेंडरी की तरफ। तो सेकेंडरी के ऊपर हमारे पास है किंग ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज़ दैट इज़ SLE सिस्टेमिक लूपस अर्थमेटोसिस। ठीक है, दूसरी है जनाब रोमाटाइड अर्थराइटिस। ठीक है, आईटीपी जनाब से ड्रग इंड्यूस SLE भी करती है, वो तमाम ड्रग जो SLE काज करती है उसके ख़िलाफ़ बॉडी के अंदर R2 एंटीबॉडी बनती है और वो भी जनाब आईटीपी काज कर सकती है। वो कौन सी ड्रग है, वो है हीपा। ठीक है, हीपा से मतलब है हाइड्रोलाजिन, आइसोनियाजिड, पेंसिलामिन और अल्फा मिथाइल ड्रोपा। ये वो तमाम ड्रग्स है जो क्या कर सकते हैं, जो SLE काज करते हैं और SLE आगे जाके ITP काज करती है। ठीक है, SLE के बारे में हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इधर आप याद रखें कि द मोस्ट सेंसिटिव एंटीबॉडी इसके अंदर जो पॉजिटिव होगी वो कौन सी होगी, वो होगी कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। ठीक है, और इसका जो मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी है वो है anti-DNS DNA। ठीक है, और वो ये ड्रग जो SLE काज करती है इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी पॉजिटिव होगी, इसके अंदर होगी एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी। तो ये एक मेजर एमसीक्यूज है कि बहुत से बॉक्स के अंदर इन के बारे में मैंने पढ़ा है कि ये क्वेश्चन आया होता है कि ड्रग इंड्यूस SLE हीपा के अंदर कौन सी एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है, तो आपका जवाब होगा एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी। ठीक है, अब जनाब SLE और रोमाटाइड अर्थराइटिस और ड्रग इंड्यूस SLE के बाद इसकी एक और काज भी है जिसे कहते हैं ल्यूकीमिया, जो आगे हमने डिटेल के साथ पढ़ना है, वो है CLL क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया। ठीक है, जब भी ITP का जिक्र आए तो क्रॉनिक प्राइमरी ITP का कह रहे होगा। ठीक है, क्योंकि एक्यूट तो ऑलरेडी क्या है सेल्फ लिमिटिंग है और इसकी कोई अंडरलाइनिंग काज भी नहीं है। ठीक है, जब भी यानी सवाल होगा तो क्रॉनिक के ऊपर होगा, ये मैंने पहले बता दिया। ठीक है, अब जनाब आती है इसकी एटियोलॉजी के ऊपर। तो एटियोलॉजी को अगर हम देखें तो सेकेंडरी की एटियोलॉजी तो आपको मालूम है SLE है, रोमाटाइड अर्थराइटिस है, ल्यूकीमिया है, ड्रग इंड्यूस वाली है। अब आइडियोपैथिक की एटियोलॉजी को अगर आप देखें तो ये क्या है, इस ऑटो इम्यून है और आइडियोपैथिक है। इसकी एपिथोजेनेसिस को अगर आप देखें तो इसके अंदर टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन्वॉल्व है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर टोटल तकरीबन 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन चल रहे हैं। ठीक है,
टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में मैंने रीनल सिस्टम के अंदर भी आपको बताया था कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजीज़ थी जिसका नाम था गुड-पास्चर सिंड्रोम। ठीक है, गुड-पास्चर सिंड्रोम के अंदर टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन चल रही थी। लेकिन आप इधर ये बात याद रख लें कि अप्रॉक्सीमेटली इन ऑल हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 2 आर इन्वॉल्व। इससे पहले हम जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हेमाटोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे उसके अंदर जनाब टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन इन्वॉल्व होगी। इसके अंदर क्या होगा, इम्यून डिसफंक्शन होगा और प्लेटलेट सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन 1b या ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a, इन दोनों रिसेप्टरों के ख़िलाफ़ क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। और ये हमारा बॉडी इस रिसेप्टर्स को क्या बनाएगा, एंटीजन बनाएगा और इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब जनाब आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे प्लेटलेट के ऊपर जो रिसेप्टर थे उसको मैक्रोफेज ने घेर लिया। ठीक है, जब मैक्रोफेज ने घेर लिया तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, प्लेटलेट सरफेस के रिसेप्टर को एज ए एंटीजन अब रिप्रेजेंट किया। अब जनाब आते हैं ये किस किस के पास आएगा, जज साहब के पास आएगा। जज साहब को है हेल्पर टी सेल है। ठीक है, अब हेल्पर टी सेल जनाब क्या करेगा, साइटोकाइन रिलीज़ करेगा। अब ये साइटोकाइन क्या करेंगे, मैच्योर बी लिम्फोसाइट के पास जाएंगे। बी लिम्फोसाइट 2 में ही डिफ्रेंशिएट होगा प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। ये पहले मैंने बताया कि प्लाज्मा सेल जनाब क्या करेगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। तो प्लेटलेट सरफेस रिसेप्टर के ख़िलाफ़ अभी क्या प्रोड्यूस हो गई, आईजीजी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, अब ये आईजीजी क्या करेगी, अब ये आईजीजी प्लेटलेट सरफेस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी। ठीक है, जब भी इनके साथ बाइंड करेंगी और ये जाएगी कदा कहाँ पर, हमारे स्प्लीन के पास। जब भी जनाब स्प्लीन के पास जाएगी तो स्प्लीन के मैक्रोफेज क्या करेंगे, इसको पेगोसाइट करेंगे और इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। आईजीए जो है इसने जो प्लेटलेट के ऊपर जो कोड बनाया है वाया एप्सोनाइजेशन, इसकी डिस्ट्रक्शन होगी। एप्सोनाइजेशन हम पैथोलॉजी के अंदर बड़े डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इधर आप ये इतना सिर्फ याद रखें कि ये जो एप्सोनाइजेशन है ये एक टैग है, एक बेज है जो इसके कंधे के ऊपर लगा है। ये टैग क्या चीज़ है, ये आईजीजी है जिसके साथ किस चीज़ के साथ, अपनी FC पोर्शन के साथ। ठीक है, और इसके साथ एक कम्प्लीमेंट प्रोटीन भी होता है जिसे हम कहते हैं C3b। तो जनाब ये ऑप्शनाइजेशन जो है, अब ये एक टैग है, एक बेज है जो कंधे के ऊपर लगा हुआ है। अगर ये ऑप्शनाइजेशन का बेज अगर किसी भी सेल के ऊपर लगा होगा तो क्या करेगा, तो ये जब हमारे स्प्लीन के साथ आएगा तो स्प्लीन इसको क्या समझेगा, स्प्लीन समझेगा कि ये तो हमारा दुश्मन है और स्प्लीन के मैक्रोफेज इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है जनाब, दोबारा अगर मैं सिंपल वर्ड में समझाऊँ तो मैक्रोफेज जो है हमारे ब्लड के अंदर जो मैक्रोफेज है वो प्लेटलेट की सरफेस रिसेप्टर प्लेटलेट को घेर लेंगे, उसकी जो रिसेप्टर है वो एज एंटीजन प्रेजेंट करेंगे। टी लिम्फोसाइट को टी लिम्फोसाइट साइटोकाइन रिलीज़ करेगा, मैच्योर बी लिम्फोसाइट को उसके खिलाफ प्लाज्मा सेल में आईजीजी बॉडी बनेंगे। यही आईजीजी आएंगे और हमारे प्लेटलेट के साथ बाइंड होंगे, एप्सोनाइजेशन करेंगे। जब ये हमारे स्प्लीन से गुजरेंगे हमारे स्प्लीन के मैक्रोफेज को पकड़ लेंगे और इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है जी, अब आते हैं जनाब इसकी क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर। क्लिनिकल फीचर से पहले हमने जो प्राइमरी कैन बताया कि पीक एज क्या है, 30 to 50 ईयर है। तो पेशेंट हमारे साथ सवाल इसी से शुरू होगा, 32 ईयर ओल्ड फीमेल, क्योंकि फ़ीमेल के अंदर क्या है 3:1 रेशो है। 44 ईयर ओल्ड फीमेल। ठीक है, तो ये सवाल इसी तरह शुरू होगा। फिर उसके साथ आएगी ब्लीडिंग टेंडेंसी। अब 37 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंटेड विद मेनोरेजिया। मेनोरेजिया के बारे में मैंने बताया कि नॉर्मल ब्लीडिंग साइकिल होगी, मगर ब्लीडिंग क्या होगी, मोर देन 80 ml होगी। ठीक है, अब
37-year-old फीमेल प्रेजेंट विद मिनोरेजिया, सवाल इसी तरह शुरू होगा। ठीक है, इसके साथ और भी कई ब्लीडिंग हो सकते हैं, जैसे पहले हमने कहा कि स्किन के अंदर, ओरिफाइस के अंदर, या प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग या ट्रामा इंजरी के साथ हो सकते हैं। स्किन के अंदर पेटिक्यू हो सकती है, पिन पॉइंट ब्लीडिंग, परपोरा हो सकता है लेस देन 1 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी भी ओरिफाइस है, किसी भी होल से हो सकती है, गम से हो सकती है, जीआईटी के अंदर जैसे हेमाटिसिस के अंदर हो सकती है, स्पूटम के अंदर हो सकती है, वोमिटिंग के साथ हो सकती है, पररेक्टल ब्लीड हो सकती है। ठीक है, हेमाचूरिया हो सकता है ब्लीडिंग, और हेमाप्टिसिस हो सकती है। ठीक है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो सकती है, माइनर इंजरीज या माइनर सर्जरीज के बाद ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, अब जनाब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात के ऊपर कि ये जो है आईटीपी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑन एग्जामिनेशन देयर विल बी नो स्प्लीनोमेगेली। आपको इन्वेस्टिगेशन पर और एग्जामिनेशन दोनों के ऊपर क्या होगा, स्प्लीनोमेगेली नहीं मिलेगी। ठीक है, जब भी आप अल्ट्रासाउंड करेंगे देयर विल बी नो स्प्लीनोमेगेली, जब आप ऑन एग्जामिनेशन करेंगे तो नो स्प्लीनोमेगेली। ठीक है, अब आते हैं और इन्वेस्टिगेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीबीसी करेंगे। सीबीसी के ऊपर हमें एचबी नॉर्मल मिलेगी, डब्ल्यूबीसी नॉर्मल मिलेगी, और थ्रम्बोसाइटोपिनिया मिलेगा। थ्रम्बोसाइटोपिनिया मींस कि प्लेटलेट कम मिलेंगे। क्यों कम मिलेंगे, क्योंकि स्प्लीन उसकी डिस्ट्रक्शन कर रहा होगा। ठीक है, अगर पेशेंट के अंदर हम कागुलेशन प्रोफाइल करेंगे तो कागुलेशन प्रोफाइल के अंदर हमें ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज़ मिलेगी। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज़ मिलेगी, और प्लेटलेट जो होगी वो डिक्रीज़ होगी, कम होगी। ठीक है, अब जनाब ये एक एमसीक्यूज़ के लिए, प्रैक्टिस के लिए सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर किसी पेशेंट में आइसोलेटेड थ्रम्बोसाइटोपेनिक परपोरा मिले, ठीक है, तो सबसे पहले आपके जहन में आईटीपी आना चाहिए, अनटिल प्रूवन अदरवाइज। ठीक है, तो आप अगर किसी सिनेरियो में, किसी एमसीक्यूज़ के अंदर अगर आप देखें कि पेशेंट की सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्लेटलेट कम है, सिर्फ तमाम और पैरामीटर्स नॉर्मल है, लेकिन सिर्फ क्या है, प्लेटलेट कम है, तो आपने सबसे पहले किसके बारे में सोचना चाहिए, आइडियोपैथिक थ्रम्बोसाइटोपेनिक परपोरा के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं जनाब इसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो इसकी ट्रीटमेंट दो ही तरह का है, एक है सपोर्टिव और एक है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। ठीक है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट आपने इस तरह देना है कि आपने पेशेंट को प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट देने हैं। ठीक है, प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेशन कौन सी वाली, मेगा यूनिट वाली। ठीक है, मेगा यूनिट ये जो है, ये मेगा यूनिट जो है ये तकरीबन इसके अंदर मोर देन 10,000 पर माइक्रोलीटर प्लेटलेट्स होते हैं, और ये एक ही डोनर से इतनी प्लेटलेट बना देते हैं। ठीक है, मेगा यूनिट्स अभी हमारे पास पेशावर में तकरीबन एचएमसी के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये जो मेगा यूनिट है ये आप कब देंगे पेशेंट को, जिस तरह आपको मालूम है कि नॉर्मल प्लेटलेट काउंट हमारे पास 1,50,000 से लेके 4,50,000 पर माइक्रोलीटर है। जब भी किसी पेशेंट की प्लेटलेट की वैल्यू लेस देन 20,000 माइक्रोलीटर होगी, तब हम क्या करेंगे, पेशेंट को प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट देंगे। ठीक है, उससे पहले क्यों नहीं देंगे, अभी इसके मुकाबले में ये 20,000 तो बहुत कम है, इससे पहले क्यों नहीं दे सकते, तो उसका जवाब सुन लीजिए कि थ्रम्बोसाइटोपिनिया वेल टॉलरेटेड बाय अ ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने ये क्वालिटी रखी है कि जितना भी प्लेटलेट लो हो जाए वो अपने आप को इस काबिल बना देता है कि टॉलरेट कर सके। ठीक है, अगर किसी पेशेंट की प्लेटलेट लेस देन 20,000 पर माइक्रोलीटर हो जाए तो उसके अंदर माइल्ड ब्लीडिंग होगी, जैसे गम ब्लीडिंग। ठीक है, अगर इससे भी नीचे चला जाए, लेस देन 10,000 पर माइक्रोलीटर हो जाए, तो पेशेंट के अंदर मॉडरेट ब्लीडिंग होगी, जैसे जीआईटी ब्लीडिंग, जैसे वोमिटिंग में, स्टूल पर रेक्टल ब्लीड, ये चीज़ें स्टार्ट होगी। अगर इससे भी नीचे अगर किसी पेशेंट में लेस देन 5,000
पर माइक्रोलीटर हो जाए तो उसके अंदर क्या होगी, मेजर ब्लीडिंग होगी और ब्रेन हेमोरेज होगा, जिससे हमें क्या करना चाहिए, हमें पेशेंट से ब्रेन हेमोरेज से बचाना चाहिए। ये थी जनाब सपोर्टिव ट्रीटमेंट। इसका जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है वो क्या है, आईवी स्टेरॉइड, ठीक है, किंग ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो ये क्या है, दिस स्टेरॉइड ड्रग, ठीक है। तो स्टेरॉइड के अंदर हम क्या देंगे, ओरल प्रेडनिसोलोन देंगे, ठीक है। ओरल प्रेडनिसोलोन आपको पता है ये हम पर केजी पर मिलीग्राम देते हैं, ठीक है। अगर 70 केजी मेल है तो उसको 70 मिलीग्राम देते हैं, ठीक है। अब जनाब ये क्या करती है, ये 70% रिस्पॉन्स देती है, यानी ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्स है। पेशेंट के अंदर क्या करती है, तकरीबन 70% मरीज़ इससे ठीक हो जाते हैं। बाकी जो 30% बदनसीब लोग हैं उसके अंदर अब हम क्या करेंगे, हम सेकंड लाइन पर जाएंगे। सेकंड लाइन में हम क्या देंगे, स्प्लीनेक्टोमी करेंगे, ठीक है। हमारे पास स्प्लीन का जो साइज़ है, ये साइज़ तो हमारा स्प्लीन का नॉर्मल होगा, लेकिन इसका काम क्या है, काम ये है कि जनाब वहाँ से जो प्लेटलेट आती है जिसके साथ आईजीजी लगा हुआ है, ये उसकी डिस्ट्रक्शन करता है, तो हमने इस काम को रोकना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्प्लीनेक्टोमी करेंगे, ठीक है। स्प्लीनेक्टोमी, स्प्लीन का आपको पता है कि ये हमारे लिम्फॉइड सिस्टम का आर्गन है, ये हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को क्या करता है, मेंटेन रखता है। और ये हमारे बॉडी के अंदर जो इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आ जाते हैं ये उसकी डिस्ट्रक्शन करवाता है। जब आप स्प्लीन को निकालेंगे तो आपने अपने बॉडी का एक इम्यून सिस्टम का हिस्सा अपनी एक की जगह खाली कर दी और आपने इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के लिए राह हमवार कर दी। तो इससे इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की इन्फेक्शन से बचने के लिए हम पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव वैक्सीनेशन देते हैं, जैसे मेनिंजोकोकस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी और मेनिंजोकोकल इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। तो ये इंजेक्शन क्या करेंगे, हमें स्प्लीनेक्टोमी के बाद इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के इन्फ्लेमेशन से बचाएंगे, ठीक है। अब जनाब इसका रिस्पॉन्स जो है वो है 25%, ठीक है। अब अगर वो लोग जिसके अंदर सेकंड लाइन भी काम ना करे तो अब हम क्या जाएंगे, थर्ड लाइन के ऊपर जाएंगे। अगर स्प्लीनोलेक्टोमी से भी आईटीपी ठीक नहीं हुई तो आप अब क्या करेंगे, थर्ड लाइन के पेशेंट को क्या देंगे, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे, एंटी-डी देंगे और इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग देंगे, ठीक है। अब जनाब आते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में कि आईटीपी, हमने पहले कहा कि ये फ़ीमेल के अंदर क्या है, फ़ीमेल के अंदर 3:1 रेशो से है, ठीक है। तो फ़ीमेल के अंदर आपको पता है एक बड़ी फिनोमेना चल रही है जिसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी, ठीक है। तो अब जनाब पढ़ते हैं आईटीपी एंड प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर पहले 3 महीनों के अंदर टारगेट प्लेटलेट काउंट कितना होना चाहिए, मोर देन 20,000 पर माइक्रोलीटर होना चाहिए। सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर मोर देन 30,000 पर माइक्रोलीटर होना चाहिए। और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर हमें कितना चाहिए, मोर देन 50,000 पर माइक्रोलीटर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होगा, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन होगा या स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी होगी, जिससे क्या होगा, जिससे ब्लड लॉस होगा। अगर किसी पेशेंट के अंदर प्रेगनेंसी चल रही है और फॉर एग्जांपल लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन हो के लिए कैंडिडेट है तो आपने क्या करना है, अगर उसकी तकरीबन फॉर एग्जांपल 45,000 है तो आप क्या करेंगे, आप एक मेगा यूनिट इसको लगाएंगे, जो कि एक मेगा यूनिट्स के अंदर क्या है 10,000 है। आप इसको लगाएंगे तो आप इसको 55,000 करेंगे और फिर आप इसको अलाउ करेंगे कि डॉक्टर क्या करे, गायनेकोलॉजिस्ट लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करे, ठीक है। तो ये जनाब ये चीज़ें एमसीक्यूज़ के लिए और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोर देन 20,000, सेकंड ट्राइमेस्टर में मोर देन 30,000, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर मोर देन 50,000, ठीक है। अब जनाब अगर कोई पेशेंट किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, आईटीपी से सफ़र कर रहा है और उसको क्या है, उसको सर्जरी की ज़रूरत है। अगर जनाब माइनर सर्जरी है फॉर एग्जांपल एपेंडेक्टोमी, तो उसके वक्त तो उस टाइम पेशेंट का प्लेटलेट मोर देन 50,000 होना ज़रूरी है, लाजिम है, ठीक है। अगर पेशेंट के अंदर क्या है, पेरिटोनाइटिस चल रही है या कोई और
मुश्किल चल रही है, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, लेप्रोटमी करनी होगी। तो उस वक्त प्लेटलेट की काउंट मोर देन 70,000 पर माइक्रोलीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें एमसीक्यूज़ के लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपने इसको ज़रूर याद रखना है। बड़ा ही आसान है, आप 20 से शुरू करें। आप इसको इस तरह आसानी से याद कर सकते हैं। आप 20 से शुरू करें कि अगर किसी पेशेंट का लेस देन 20 है तो हम मेगा यूनिट लगाएंगे। अगर मोर देन 20 है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोर देन 20, सेकंड ट्राइमेस्टर में मोर देन 30 और थर्ड ट्राइमेस्टर में मोर देन 50। स्मॉल सर्जरी के अंदर मोर देन 50, लार्ज सर्जरी के अंदर मोर देन 70। ठीक है, पढ़ते हैं जनाब DIC के बारे में, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं द किंग ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है, इसको किंग ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर दो काम होते हैं। एक तरफ से क्या होता है, थ्रम्बस बनता है ब्लड वेसल के अंदर, और दूसरी तरफ ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अगर हेमाटोलॉजी के अंदर एक चीज़ के ऊपर क्वेश्चन आना है तो वो क्या चीज़ है, वो है DIC। ठीक है, सबसे पहले आते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ। इट इज़ अ कंजर्वेटिव कोगुलोपैथी। कंजर्वेटिव कोगुलोपैथी का मतलब ये है कि जितने भी प्लेटलेट हैं, जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर है, वो सारे कंजर्व होंगे, सारे इस्तेमाल होंगे। ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम वाइड स्प्रेड वास्कुलर इंजरी की वजह से। ठीक है, जिसके अंदर वास्कुलर इंजरी के अंदर क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेटलेट एंड क्लॉटिंग फैक्टर, और फिर क्या होगी, देयर डिफिशिएंसी, जिसके नतीजे में क्या होगा, ब्लीडिंग टेंडेंसीज होगी। ठीक है, तो DIC जो है ये क्या है, एक कंजर्वेटिव कोगुलोपैथी है, जिसके अंदर वेस्कुलर वेजल या वेजल वॉल इंजरी होती है। वेजल वॉल इंजरी से प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर सारे यूटिलाइज होते हैं, जिसकी वजह से इसकी डिफिशिएंसी होती है, और इसकी डिफिशिएंसी की वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसीज बढ़ती है। ठीक है, अब जनाब आप इधर देख लें कि DIC इज़ अ प्रोसेस इन विच द थ्रम्बस फॉर्मेशन एंड ब्लीडिंग इज़ अकरिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, DIC के अंदर थ्रम्बस फॉर्मेशन और ब्लीडिंग दोनों एक साथ हो रहे होते हैं। ठीक है, अब जनाब DIC के रिज़ल्ट अगर आप देख ले तो इसके अंदर हेमोलिटिक एनीमिया होता है। ये हेमोलिटिक एनीमिया इस तरह होता है कि जब ब्लड वेसल के अंदर थ्रम्बस होता है, तो जब हमारी RBC आती है और इस थ्रम्बस से टकराती है तो ये RBC टूट जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से हेमोलाइसिस होता है, तो इसी हेमोलाइसिस के नतीजे में हेमोलिटिक एनीमिया होती है। तो DIC के अंदर हेमोलिटिक एनीमिया होती है। ठीक है जनाब, अब आते हैं इसकी एटियोलॉजी के ऊपर। ठीक है, इसकी एटियोलॉजी को अगर आप देखें तो सबसे पहले इन्फेक्शन के अंदर ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया, जब भी बैक्टीरिया हमारे ब्लड के अंदर दाखिल होती है तो हम इसे कहते हैं बैक्टीरियमिया। ठीक है, और जब ये बैक्टीरिया क्या करे, टॉक्सिन रिलीज़ करना शुरू करे, तो इसे को हम फिर कहते हैं सेप्टिसीमिया। तो जनाब ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया विल काज DIC। ठीक है, पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा है, रेक्टिशिया जो वास्कुलाइटिस काज करती है। ठीक है, और रेक्टिशिया से जो डिजीज़ प्रोड्यूस होती है उसे टाइफस कहते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन में तीसरे नंबर पर आती है मलेरिया आपको पता है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम से जो प्रोटोजोआ है उससे ये क्या होती है, ये अकर होती है। मलेरिया विल लीड टू DIC। ठीक है, अब दो ही ऐसी कंडीशन है जो फंगस है, जो बड़ा ही रेयर है और इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर होते हैं। एस्परजिलोसिस एंड हिस्टोप्लाज्मोसिस भी क्या कर सकती है, DIC काज कर सकती है। अब जनाब आते हैं इसकी ऑब्स्ट्रक्टिकल काज की तरफ। तो ऑब्स्ट्रक्टिव काज में डेड फीटस, जब भी मदर के वूम के अंदर बेबी की डेथ होती है, डेड फीटस की वजह से भी हो सकता है। और डेड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, अगर मिस एबॉर्शन हुआ है और उसके लिए पेशेंट की फॉर एग्जांपल DNC हो गई है या मिस्ड एबॉर्शन है, उसकी वजह से
भी DIC हो सकती है। कैसे? जब डेड फीटस होगा या रिटेड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होगा मदर की यूट्रस के अंदर, तो ये दोनों क्या कर सकते हैं, टिश्यू फैक्टर को रिलीज़ करेंगे। आपको पता है कि टिश्यू फैक्टर आगे जाके क्या करेगा, 7 फैक्टर को 7A में कन्वर्ट करेगा और ये 10 को 10A के अंदर कन्वर्ट करेगा और फाइब्रिन बनेगा और फाइब्रिन से आगे ब्लड के अंदर थ्रम्बस बनेगा। ठीक है, तो ये डेड फीटस और रिटेड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन टिश्यू फैक्टर को मदर के ब्लड में रिलीज़ करती है। अब जनाब आते हैं इसकी तीसरे काज की तरफ, तो मैसिव पोस्ट पार्टम हेमोरेज एंड एंटीपार्टम हेमोरेज। अगर प्रेगनेंसी के अंदर ब्लड लॉस हो जाए तो इसे हम कहते हैं एंटीपार्टम हेमोरेज, और अगर प्रेगनेंसी के बाद ब्लड लॉस शुरू हो जाए इसे कहते हैं पोस्ट पार्टम हेमोरेज। ठीक है, तो इसी हेमोरेज के नाम से ज़ाहिर है जब हेमोरेज होगा तो लॉस ऑफ प्लेटलेट एंड क्लॉटिंग फैक्टर होगी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होगी और DIC प्रोड्यूस होगी। आप जनाब बात इसकी फोर्थ काज की तरफ, टॉक्सीमिया, एक्लेम्शिया एंड प्री एक्लेम्शिया। इसको हम ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के अंदर बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इधर आप याद रखें कि इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर हाइपरटेंशन होती है और इसके अंदर प्रोटीन लॉस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता है और उसके नतीजे में वेजल वॉल की इंजरी होती है। ठीक है, तो प्री एक्लेम्शिया एंड एक्लेम्शिया विल लीड टू DIC। ठीक है, अब जनाब आते हैं इसके तीसरे काज की तरफ, तो इसका जो तीसरा काज है वो है मैसिव वॉल इंजरी। मैसिव वॉल इंजरी अब कैसे होती है, मैसिव ट्रामा की वजह से। ठीक है, मैसिव RTA की वजह से। ठीक है, मैसिव सर्जरी की वजह से, लंबी सर्जरी चल रही हो उसकी वजह से, एंड मैसिव बर्न की वजह से हो सकती है। तो ये तमाम काज क्या कर सकते हैं, मैसिव टिश्यू इंजरी काज कर सकती है और मैसिव टिश्यू इंजरी आगे DIC काज कर सकती है। ठीक है, अब जनाब आते हैं कैंसर्स या मैलिग्नेंसीज के ऊपर, तो ये जो मैंने ब्रैकेट बनाया है इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर MCQs के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है DIC के अंदर। ठीक है, कि वो कौन सी मैलिग्नेंसी है जो DIC के साथ एसोसिएट कर सकती है, या वो कौन सी मैलिग्नेंसी है जो DIC प्रोड्यूस कर सकती है, या वो कौन सी मैलिग्नेंसी है जिसके अंदर DIC होती है, या DIC कौन सी मैलिग्नेंसी के साथ एसोसिएट होती है। मुख्तलिफ क्वेश्चन है, जवाब सिर्फ एक ही है, दैट इज़ AML, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, और वो भी कौन सी स्टेज वाली, M3 स्टेज वाली, जिसे हम एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया कहते हैं। तो इन शॉर्ट AML can produce DIC, AML can be associated with DIC। ठीक है, इसके अलावा और भी मैलिग्नेंसीज हो सकते हैं जैसे कार्सिनोमा ऑफ स्टमक, कार्सिनोमा ऑफ पेनक्रियाज, प्रोस्टेट एंड लंग्स या ब्रेस्ट कार्सिनोमा एट्सेट्रा। इसके अलावा मिसलिनियस कॉजेज़ भी हो सकती हैं जैसे पॉलीआर्थराइटिस नोडोज़ा, पॉलीआर्थराइटिस नोडोज़ा ये भी वास्कुलाइटिस काज करती है। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे DIC प्रोड्यूस होगी। अब जनाब लीवर की ऐसी डिजीज़ जैसी फॉर एग्जांपल CLD, आपको पता है कि क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो लीवर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जब लीवर के अंदर डिफेक्ट होगा तो क्लॉटिंग फैक्टर की प्रोडक्शन कम होगी। या जनाब हाइपरस्प्लिनिज्म, हाइपरस्प्लिनिज्म के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि इसके अंदर एक ट्रायड मौजूद है कि इसके अंदर हाइपरस्प्लिनिज्म होगा और बोन मेरो जो है वो क्या होगी, वो नॉर्मल होगी, और पैनसाइटोपेनिया होगा। पैनसाइटोपेनिया का मतलब ये है कि RBC, WBC, प्लेटलेट्स ये तीनों कम होंगे। किसकी वजह से, क्योंकि स्प्लीन के अंदर इन तीनों की ब्रेकडाउन होगी। ठीक है, इसके अलावा जनाब रप्चर्ड एब्डोमेन आयोटिक एनोरिज्म क्या कर सकती है, DIC कॉज कर सकती है। जनाब फोरेंसिक मेडिसिन के अंदर हम इंशाल्लाह बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे स्नेक वेनोम को, लेकिन स्नेक वेनोम के बारे में इतना ही है जैसे कि स्नेक वेनोम जो है डिफरेंट टाइप्स के स्नेक से कुछ न्यूरोटॉक्सिन वेन्यूम रखते हैं, कुछ हेमाटोटॉक्सिन वेन्यूम रखते हैं और कुछ वास्कुलर टॉक्सिन रखते हैं। तो वो स्नेक जो वास्कुलर टॉक्सिन रखते हैं उसे हम वेम्पायर कहते हैं। तो वेम्पायर अगर किसी को काट ले तो उसके अंदर वेस्कुलर टॉक्सिसिटी होगी और जिसके नतीजे में क्या होगा, DIC प्रोड्यूस होगा। ठीक है,
दोबारा अगर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले क्या होती है इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया, ठीक है। मैसिव टिश्यू इंजरी, अब्स्ट्रक्ट के अंदर डेड फीटस या रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, ठीक है। और मिसलिनियस के अंदर अगर आप देखें तो लीवर डिजीज़, ठीक है। और मेलिग्नेंसी के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट वो कौन सी है, वो AML। पढ़ते हैं DIC के पैथोजेनेसिस को, ठीक है। तो पैथोजेनेसिस से पहले आपने एटियोलॉजी अच्छी तरह समझ ली कि ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया की वजह से या मेजर टिश्यू इंजरी की वजह से क्या होता है, हमारा वेजल वॉल की इंजरी होती है। जब वेजल वॉल की इंजरी होती है तो कंजम्पशन ऑफ प्लेटलेट होता है और क्लॉटिंग फैक्टर कंजप्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये कंजम होती है और क्लॉटिंग फैक्टर भी कंजम होते हैं। साथ में अगर डेड फीटस है, ठीक है, या डेड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, वहाँ से भी टिश्यू फैक्टर आते हैं और क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं। तो जनाब इन तमाम वजहों से क्या होती है, माइक्रो थ्रम्बाई बनते हैं, ठीक है। और वो कितने बनते हैं, वाइड स्प्रेड पे, बड़े पैमाने पे माइक्रो थ्रम्बाई बनते हैं, ठीक है। इसी माइक्रोथ्रम्बाई की वजह से और प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर की कंजम्पशन की वजह से बॉडी के अंदर प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर कम होते हैं, जिससे क्या होती है, ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ती है और ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दोबारा कहता हूँ कि ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया की वजह से या मैसिव टिश्यू इंजरी की वजह से या रिटेड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन और रिलीज ऑफ टिश्यू फैक्टर की वजह से बड़े पैमाने पर ब्लड वेसल की इंजरी होती है, जिससे प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर्स कंजम्प्ट होते हैं, जिसकी वजह से माइक्रोथ्रम्बाई बनते हैं और माइक्रोथ्रम्बाई की वजह से प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर कम होते हैं, जिसकी वजह से क्लॉटिंग फैक्टर जिसकी वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसीज बढ़ती है। अब जनाब आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि ये जो प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर कम होते हैं तो हमारा बोन मैरो किस लिए है, वो बोन मैरो क्यों नहीं और प्लेटलेट्स बनाता कि ये ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। तो जनाब आपको पता है कि जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा ब्लड वेसल है, इसकी अंदर थ्रम्बाई बन जाए, ठीक है, ये थ्रम्बाई फॉर एग्ज़ाम्पल बन गई और यहाँ पर जो हमारा एंडोथेलियल वॉल है, ठीक है, एंडोथेलियल सेल है, ये एंडोथेलियल सेल क्या करते हैं, ये एंडोथेलियल सेल TPA को रिलीज़ करते हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये एक थ्रम्बोलाइटिक एजेंट है, ये थ्रम्बस को तोड़ता है। ये क्या करता है, ये प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मीन के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये प्लाज्मीन क्या करता है, ये प्लाज्मीन आगे जाता है और प्लेटलेट और फाइब्रिन के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी प्लेटलेट है, इसके अंदर जो फाइब्रिन तार है, इस फाइब्रिन बॉन्ड को ये क्या करता है, ये प्लाज्मीन जाता है और उस फाइब्रिन को कट करता है। जब भी फाइब्रिन कट होगा तो फाइब्रिन की मेटाबॉलिज्म होगी, जिससे फाइब्रिन डिग्रेडेटिंग प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसके आगे दो काम है, एक तो ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन को कम करेगा, ठीक है, जिससे थ्रम्बाई नहीं बनेगी। दूसरा ये क्या करेगा, जो क्लॉटिंग फैक्टर एक जो थ्रम्बस तो बने हैं उसको तो ये ख़त्म करेगा और मज़ीद ना बनने के लिए क्या करेगा, फैक्टर नंबर 5 और 7 को भी क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, ठीक है, उस क्लॉटिंग फैक्टर को भी ख़त्म करेगा, जिसकी वजह से क्या होगी, ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। तो इसी तरह DIC के अंदर इसी तरह थ्रम्बाई बनते हैं और इसी तरह ब्लीडिंग टेंडेंसीज होती है। अब आपको पता है जनाब कि हमारे बॉडी में फॉर एग्ज़ाम्पल MI अगर किसी पेशेंट को हो तो उसकी करोनर आर्टरी के अंदर थ्रम्बाई बनते हैं। अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक हो तो उसकी सर्कल ऑफ वेलस के अंदर क्या होती है, थ्रम्बाई बनती है। तो उस थ्रम्बाई को तोड़ने के लिए भी TPA काम करता है, लेकिन TPA का एक सिंथेटिक फॉर्म है जिसे हम स्ट्रेप्टोकाइनेज कहते हैं,
स्ट्रेप्टोकाइनेज असल में क्या है, ये एक टीपीए है, लेकिन इसका एक सिंथेटिक फॉर्म है जो हम इंजेक्शन के तौर पर पेशेंट को लगाते हैं, एमआई के पेशेंट को, ताकि करोनरी आर्टरी का जो थ्रम्बस है वो ख़त्म हो जाए, या स्ट्रोक के अंदर जो आर्टरी ब्लॉक हो गई वो ख़त्म हो जाए। तो टीपीए का सिंथेटिक फॉर्म को हम स्ट्रेप्टोकाइनेज कहते हैं, ठीक है। तो इन दो एक जगह पर प्लेटलेट कम होती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, दूसरी तौर पर जो थ्रम्बाई है वो ख़त्म हो जाती है और आगे प्लेटलेट की एग्रीगेशन कम हो जाती है और क्लॉटिंग फैक्टर भी कम होते हैं जिससे ब्लीडिंग बनती है। तो डीआईसी की यही पैथोलॉजी है। अब जनाब, जिस तरह मैंने कहा कि डीआईसी की वजह से हेमोलिटिक एनीमिया होता है, अब उसे जानते हैं कि वो किस तरह होता है। जब भी ब्लड वेसल के अंदर थ्रम्बाई बनते हैं, जहाँ से जब आरबीसी गुजरेंगी तो आईबीसी स्ट्राइक करेगी और आरबीसी डिस्ट्रॉय होगी, तबाह होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया या माहा। माहा कैसे कहते हैं, माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। आपको पता है जब भी ये थ्रम्बाई आरबीसी इस थ्रम्बाई से टकराएगी तो ये टूट जाएगी, जब टूट जाएगी तो हेमोग्लोबिन बाहर निकलेगा, तो बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन कम होगा, ठीक है, और इससे जो हेमोग्लोबिन है वो बिलिरुबिन में कन्वर्ट होगा, जिससे आगे जाके क्या प्रोड्यूस होगा, जॉन्डिस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इसका जो क्लिनिकल फीचर है वो हमें एनीमिया मिलेगी और जॉन्डिस मिलेगी। और आपको पता है ये आगे भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, हर एनीमिया की जो डायग्नोस होती है वो जनाब किस चीज़ के ऊपर होती है, वो माइक्रोस्कोप के ऊपर होती है। माइक्रोस्कोप के ऊपर हम क्या के नीचे हम क्या देखते हैं, हम स्लाइड रखते हैं और ब्लड वेसल से जो ब्लड निकला है वो हम स्लाइड के ऊपर स्टेन करते हैं, और जिससे क्या बनता है, जिससे बनता है पेरिफेरल स्मेयर। पेरिफेरल स्मेयर जो है इट इज़ अ हॉल मार्क और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ऑल टाइप ऑफ एनीमियास, ठीक है। तो उसके अगर हम देखते हैं कि ये ब्लड वेजल्स है और यहाँ पर आरबीसी कहती है कि हमने इसके साथ सर टकराना है, तो अपने हेड के ऊपर क्या करते हैं, एक हेलमेट पहनते हैं चालान से बचने के लिए। तो इसके अंदर आपको ऐसे फ्रेगमेंटेड सेल मिलेंगे, आरबीसी मिलेंगे जो उसने हेलमेट पहना होता है, जिसको हम हेलमेट सेल कहते हैं। उसका जो असली नाम है वो है शिस्तोसाइट्स। तो आपको माहा के अंदर शिस्तोसाइट्स मिलेंगे विच इज़ द हॉलमार्क डायग्नोसिस ऑफ माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। तो शिस्तोसाइट्स आर द हॉलमार्क ऑफ माहा, ठीक है। अब माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया के 3 ही डिफरेंशियल डायग्नोस हैं, जिसे हम कहते हैं डीआईसी, टीटीपी एंड एचयूएस। तो ये वो 3 हेमोलिटिक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है माहा के, ठीक है। डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलोपैथी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा एंड हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, ठीक है। दोबारा अगर शॉर्ट लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊँ द पैथोजेनेसिस ऑफ डीआईसी, ठीक है, तो ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया, मैसिव टिश्यू इंजरी एंड डेड फीटस या प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, ये तीनों क्या करते हैं, वेजल वॉल की इंजरी करती है, प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर की कंजम्पशन होती है, माइक्रोथ्रम्बाई बनते हैं, प्लेटलेट कम होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। टीपीए आता है प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन के अंदर कन्वर्ट करता है, ये आगे फाइब्रिन को कट करता है, फाइब्रिन से प्लेटलेट की एग्रीगेशन नहीं होती है और मज़ीद क्लॉटिंग फैक्टर भी उसकी क्लीवेज होती है, जिससे ब्लीडिंग होती है। ये है जनाब द पैथोजेनेसिस ऑफ डीआईसी। और ये जो टीपीए है, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर है, इसको जो ड्रग इसको स्टिमुलेट करते हैं उसे हम कहते हैं थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, जो एल्टीप्लेज के नाम से मशहूर है, ठीक है। एल्टीप्लेज या रेटिप्लेज, जिसके आखिर में प्लेज आता है, ठीक है। और ऐसे ड्रग भी है जो टीपीए को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, जिसे हम एंटी फाइब्रोलाइटिक ड्रग कहते हैं। एंटी फाइब्रोलाइटिक ड्रग, वो एंटी फाइब्रोलाइटिक ड्रग मशहूर ज़माना आप लोग जानते हो ट्रांसअमीनिक एसिड,
ट्रांसअमीनिक एसिड क्या काम करता है? ट्रांसअमीनिक एसिड आपने देखा होगा अक्सर ब्लीडिंग की स्टॉपेज के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये क्या करती है? ये टीपीए को इनहिबिट करती है। इसको हम कहते हैं एंटी फाइब्रोलाइटिक ड्रग, ठीक है, जो आगे जाके फाइब्रिन से और भी मजबूत होता है। तो दी जनाब दिस इज़ द पैथोजेनेसिस ऑफ DIC। अब आते हैं जनाब द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ DIC। DIC के क्लिनिकल फीचर देखते हैं। तो क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले रिस्क फैक्टर दिया होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेप्टिसीमिया की हिस्ट्री दी गई होगी, या रिटेड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, या मैसिव टिश्यू इंजरी, या मिसलिनियस, या AML की हिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले रिस्क फैक्टर दिया होगा। उसके बाद ब्लीडिंग टेंडेंसी, अगर फीमेल होगा तो मेनोरेजिया दिया होगा कि स्किन के अंदर ब्लीडिंग है, या नोज से ब्लीडिंग है, या ईयर से ब्लीडिंग है, या किसी और जगह से ब्लीडिंग है, किसी भी ओरिफाई से ब्लीडिंग है। अगर जनाब पे आपको DIC के क्वेश्चन में अगर आपको या DIC के पेशेंट में आपको MI की हिस्ट्री मिली या स्ट्रोक की हिस्ट्री मिली तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि DIC के अंदर भी थ्रोम्बाइटिक इवेंट्स भी हो सकते हैं। यही थ्रोम्बाई कोरोनरी आर्टरी भी ब्लॉक कर सकती है और ब्रेन को भी की आर्टरी भी ब्लॉक कर सकती है, जिससे स्ट्रोक हो सकता है। तो कोई घबराने की बात नहीं कि DIC के पेशेंट में आपको MI भी मिलेगी, स्ट्रोक भी मिलेगी। DIC के क्वेश्चन में स्ट्रोक की हिस्ट्री भी हो सकती है, MI की हिस्ट्री भी हो सकती है, ठीक है। इससे क्या होगा? हेमोलिटिक एनीमिया होगा, जिससे हमें एनीमिया और जॉन्डिस मिलेगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन को अगर हम देखें तो हम कागुलेशन प्रोफाइल अगर इसकी कर ले तो कागुलेशन की प्रोफाइल में हमें प्लेटलेट कम मिलेगा, PT टाइम ज़्यादा होगा, APTT टाइम ज़्यादा होगा, ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा होगा, क्लॉटिंग टाइम ज़्यादा होगा और थ्रोम्बिन टाइम भी ज़्यादा होगा। तो इसको याद करने के लिए शॉर्टकट फार्मूला ये है कि इसमें सिर्फ प्लेटलेट कम होगी, बाकी जितनी पैरामीटर है वो सारे ज़्यादा होंगे, ठीक है। और इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगी फिर वो डी डाइमर होगी। डी डाइमर आपको पता है कि जब भी फाइब्रिन की कट होती है तो फाइब्रिन डिग्रेडेटिंग प्रोडक्ट इस कॉल्ड डी डाइमर, ठीक है। अब जनाब आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो ट्रीटमेंट की दो है, एक है सपोर्टिव और दूसरा है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक तो आपको पता है जितने काजेस है हमारे साथ, तो सबसे पहले आप काज को ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर सेप्टिसीमिया है तो आप सेप्टिसीमिया को ट्रीट करेंगे। अगर डेड प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है तो आप उसको निकालेंगे। अगर AML है तो AML की ट्रीटमेंट करेंगे। अगर लीवर की डिजीज़ है, लीवर की डिजीज़ को ट्रीट करेंगे। पोलियार्थराइटिस नोडोज़ा है तो पोलियार्थराइटिस नोडोज़ा की ट्रीटमेंट है। तो इन शॉर्ट जितनी वो एटियोलॉजीज हमने पढ़ी थी कि वो DIC कॉज करती है, आपने सबसे पहले उस एटियोलॉजी की ट्रीटमेंट करनी होगी। सपोर्टिव में आप सबसे पहले रिसेसिटेशन करेंगे, यानी ABC करेंगे। उसके साथ क्या करेंगे? फिर आप ब्लड प्रोडक्ट लगाएंगे पेशेंट को। ब्लड प्रोडक्ट में हमने कहा था कि जब भी प्लेटिलेट लेस देन 20,000 हो जाएगी तो हम पेशेंट को प्लेटिलेट कंसंट्रेशन देंगे, वो भी मेगा यूनिट, जिसके अंदर 10,000 पर माइक्रोलीटर्स प्लेटलेट होंगे, ठीक है जी। पेशेंट को हम देंगे। जब भी हेमोग्लोबिन लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर होगा तो हम पेशेंट को क्या करेंगे? RBC की ट्रांसफ्यूजन देंगे। और हम क्या करेंगे? इसके साथ क्लॉटिंग फैक्टर भी हमारे साथ डिक्रीज़ हो गए। तो क्लॉटिंग के लिए हम क्या, क्लॉटिंग फैक्टर के लिए हम क्या देंगे? फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होती है? ये वो प्लाज्मा होती है जो -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होती है? ये फ्रीज होती है। पहले इसको गर्म करेंगे, फिर पेशेंट को लगाएंगे और उस वक्त तक लगाएंगे जब पेशेंट की टारगेट INR 1.5 तक ना पहुँचे। जो नॉर्मल हमारे पास 1 था, लेकिन इस पेशेंट में अगर 1.5 तक भी पहुँच जाए तो फिर हम क्या करेंगे? फिश फ्रोजन प्लाज्मा को स्टॉप करेंगे। क्रेपोप्रेसिटेट क्या चीज़ है? ये ऐसी चीज़ है जब इसी फिश फ्रोजन प्लाज्मा को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेकर आएंगे, इससे जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो तमाम क्लॉटिंग फैक्टर प्रेसिपिटेट के ऊपर तक आएंगे और फिर हम उस पेशेंट को लगाएंगे, ठीक है। इसको क्रेपोप्रेसिपिटेट कहते हैं।
हम फाइब्रोनोजेन को रिप्लेस करेंगे और हमारा जो टारगेट फाइब्रोनोजेन होगा वो 80 टू 110 पर डिसीलीटर होगा। ठीक है, अगर इस तमाम चीज़ों से DIC ट्रीट ना हो जाए तो हमारा जो रेजिस्टेंट DIC है उसका जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो हेपरिन है। अब आप हैरान होंगे कि भाई हेपरिन किस तरह दे सकते हैं, कि ये तो एक एंटीकोगुलेंट एजेंट है, ये मज़ीद ब्लीडिंग को बढ़ाएगी, लेकिन इसके साथ क्या करेगा, ये हमारे साथ एक हेल्प कर सकता है। वो क्या, कि अगर हम किसी पेशेंट को हेपरिन दें तो ये एक एंटीकोगुलेंट एजेंट है, ये हमारे क्लॉटिंग फैक्टर को तोड़ेगा, लेकिन प्लेटलेट की कंजम्पशन को कम करेगा। प्लेटलेट की कंजम्पशन कम होगी जिससे प्लेटलेट की मकदार हमारे बॉडी के अंदर बढ़ेगी और जिससे DIC को थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, जिससे हेपरिन क्या करेगा, ये हमारे प्लेटलेट की कंजम्पशन को कम करेगा। तो ये जनाब दिस इज़ द फुल स्टोरी ऑफ DIC MCQs के लिए प्रैक्टिकल लाइफ के बहुत ज़रूरी है और इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन DIC की नहीं हो सकती। तो आपने इसको क्या करना है, इसको इतना याद रखना है कि इसकी तमाम लेक्चर 1 मिनट तक पहुंच जाए। ठीक है।